बेटा आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन जो एक्सरसाइज आपकी 7 थी वो हम पूरी कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके, सारे एग्जाम्पल्स लगा चुके, सारी एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। अब उससे जब आगे चलते हैं तो हम चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर 8 ये हमारा है और इस चैप्टर 8 में हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग। मतलब आपने चैप्टर 7 में पूरा का पूरा समाकलन पढ़ा, उसमें अलग अलग तरीके के जो फंक्शंस थे उनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सारी चीजें। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप वो सब कुछ पढ़ के आए हैं। अब हम लोग देखेंगे ये कि जो पूरे चैप्टर 7 में इतना बड़ा हमने पूरा चैप्टर 7 पढ़ा हुआ है, तो इसका यूज कहां करेंगे हम लोग। इसलिए हमारा जो 8th चैप्टर है ये हमको उन समाकलनों का प्रयोग करना आपको बताएगा, यूज करना आपको बताएगा। इसीलिए चैप्टर 8 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब बड़ी शुद्ध भाषा में यूज कहेंगे उसको, प्रयोग। कि ये जो समाकलन हमने इतना भारी पढ़ा, भारी भरकम उसके पूरी एक्सरसाइजेस थी, इतने सारे चैप्टर्स हमको उसमें मिले, तो इस पूरे नॉलेज का, इस पूरे ज्ञान का हम यूज कहां करेंगे जा करके। तो आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। तो चलते हैं इसको पढ़ने। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम आपको बताएं एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल किसका, ये चीजें भी आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे हमारे पास कुछ डिफाइंड फिगर्स होते हैं, कुछ रेगुलर फिगर्स होते हैं और उनके एरिया के फॉर्मूले भी हमको पता रहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ऐसे बहुत सारे हमारे पास रेगुलर फिगर हैं, हमारे पास डिफाइंड फिगर हैं और इनके एरियाज के फॉर्मूले भी सबके बने हैं और आई होप कि आपको पता होंगे क्योंकि इनको छोटी क्लासेस में जो आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, वहां पर इनके बारे में जरूर बताया जाता है आपको। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जिनके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला बनाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम उसका क्षेत्रफल पता लगाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे हम उनको कैसे पता लगाएंगे, कैसे हम उन एरियाज को फाइंड करेंगे, उस समय हमारे काम आएगा हमारा इंटीग्रेशन का नॉलेज जो हमने पूरे चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है। कैसे, अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास आ जाता है एक, मैं एग्जाम्पल्स को यहां पर बता देता हूं। उनमें सबसे पहले मुझे 3 पार्ट्स में इस पूरे को पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करना है, मैं थोड़ा सा पहले बताता हूं कि किस तरीके के फिगर्स का आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये आप एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। और मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास एक ऐसा कर्व आ जाता है, कोई भी कर्व आ जाता है इस तरीके का। अब अगर इस तरह का एक कर्व हमको मिला और हमको बोला गया कि यहां से यहां पर पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस में है ना, तो x इज इक्वल टू ए एंड दिस इज x इज इक्वल टू b। ए पॉइंट है, b पॉइंट है और ये एक कर्व आपको दे दिया गया y इज इक्वल टू f ऑफ x और आपसे बोला गया दैट फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व। इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप बताइए यहां पर आप कौन से डिफाइंड फिगर का एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या आप ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या आप स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या आप रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
क्या आप रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आप भी ये कहेंगे कि सर ये कोई भी डिफाइंड फिगर नहीं है, इसलिए हम उनमें से कोई से भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जब ये ऐसा कर्व होगा और इसके नीचे का जितना भी ये पोर्शन है, ये एरिया मुझे फाइंड करना होगा। ऐसे सिचुएशन पे हमारे पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता, तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए ही हमारा समाकलन का नॉलेज काम में आएगा और हम इसका एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इंटीग्रल की मदद से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर सकते हैं, और जो जैसे कि मैंने बताया डिफाइंड फिगर्स के लिए सबके एरिया का फॉर्मूला बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास एरिया का कोई डेफिनेट कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, उसको हम इंटीग्रल से फाइंड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब फाइंड करने जाएंगे तो जैसे कि मैंने बोला, वी विल स्टडी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स होंगे? पहला पार्ट हमारा होगा एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, मींस साधारण वक्रों के से घिरा क्षेत्रफल। साधारण वक्रों के अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हम और क्या फाइंड आउट करेंगे? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। एक ऐसा एरिया, एक ऐसे पोर्शन का, एक ऐसे रीजन का एरिया फाइंड करेंगे जो कि घिरा हुआ होगा। किससे? एक वक्र से और एक रेखा से। ऐसा भी आएगा, अभी जब हम उसको करेंगे, फिगर बनाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। और थर्ड पार्ट जो हम इसका करेंगे, तीसरे हिस्सा जो हम इसका स्टडी करेंगे, दैट विल बी एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। अब 2 कर्व होंगे, जब 2 कर्व आप बनाते हैं तो उनके बीच में भी कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है, कुछ ऐसा पोर्शन हो सकता है जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करने को बोला जाए, तो हम इसको भी करेंगे। तो हम इसे 3 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं लेता हूं एरिया अंडर सिंपल कर्व। द वेरी फर्स्ट वन इज एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। अब आप ध्यान से देखें कि आप कैसे करेंगे सिंपल कर्व। जैसे ये हमारा एक सिंपल कर्व था, इसके नीचे का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमको देखना है। ठीक है, तो आप चाहो तो यही फिगर ले सकते हो, या आप कुछ भी बना सकते हो, कोई और फिगर बना सकते हो। यही ले लेते हैं। तो मैंने यहां पर सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर दिस इज ओरिजिन पॉइंट O। हमने क्या किया, इसको ठीक है ऐसा रहने देते हैं। इसमें एक कर्व था, कोई भी कर्व आप ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए या कोई भी ले सकते हैं। मैं सिंपल कर्व ले लेता हूं, तो मैंने कर्व ले लिया ऐसा, ये एक कर्व मैंने लिया। एंड सपोज दिस कर्व इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस कर्व की जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू f ऑफ x टाइप की हो सकती है। ओके, अब इस वक्र में हम यहां से और यहां तक का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू b। अगर आप ये x इज इक्वल टू a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो यहां जो ये लाइन मैंने खींची है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज इट्स इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू b। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू b। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व। ये कर्व है ना, इसके नीचे का ये वाला पूरा एरिया हमको फाइंड करना है।
अब इसी को ध्यान से समझिए। मैं एक काम करता हूं, इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। हालांकि ऐसी एक सिचुएशन हम लोग इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं। उस समय हमने पढ़ा था, निश्चित समाकलन करना सीखा था योगफल की सीमा के रूप में। वहां पर भी हमने एरिया ही फाइंड किया हुआ था, और आज फिर वही काम हम करने जा रहे हैं। तो कैसे करना है इसको आप ध्यान से देखें। हम एक काम कर लेंगे, ये जितना भी एरिया, जितना भी हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वहां पर भी हमने यही किया था, x इज इक्वल टू a। इस पूरे को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ऐसा। इस तरीके से हम इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे। जितने भी यहां बनेंगे सारे छोटे छोटे पार्ट्स हम बना लेंगे। मैं पूरे नहीं बनाऊंगा, आप इसको समझ लीजिएगा। मैं एक यहां पर केवल बना देता हूं, और थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा चौड़ा बनाना चाहता हूं ताकि ये बात मैं आपको समझा सकूं। ये जितने भी पार्ट हम इसके बनाएंगे, ये सब छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो हम बना रहे हैं, मान लेते हैं कि हर स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx है। एक्स एक्सिस पे लिया है ना हमने, तो हर पट्टी जो ये बन रही है, हर पट्टी की चौड़ाई हमने dx ली, और ये चौड़ाई इतनी कम है, इतनी कम है कि ये जीरो को अप्रोच करती है। मींस जीरो तो नहीं है, लेकिन ये लगभग जीरो के ही जीरो को ही अप्रोच करती है। जीरो के आसपास ही है, थोड़ा सा ही केवल जीरो से बचता है इसकी वैल्यू। और ऐसे सारे पार्ट्स हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये ज्यादा चौड़ी है, ये कम चौड़ी है। मैंने आपको बताया, मैं आपको समझाने के लिए इसको केवल थोड़ी चौड़ी में बना रहा हूं। अदरवाइज मैं dx को इतना पतला लेना चाहता हूं एज ब्रॉड एज जीरो। इसकी जो ब्रॉडनेस है मैं जीरो लेना चाहता हूं, जीरो को अप्रोच करती है। अच्छा, अब उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? तो सभी पट्टियों की चौड़ाई कितनी कितनी है? dx 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 dx, ऐसा करते करते, और मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक टोटल कितनी स्ट्रिप्स बनेंगी? n स्ट्रिप्स बनेंगी। तो हमको करना क्या है? आप देखें, जब आप पट्टी की चौड़ाई बहुत छोटी छोटी लेंगे तो इसका हर हिस्सा ये एक आयत की तरह काम करेगा। आप देखिए, इसका ये वाला हिस्सा भी लगभग एक आयत की तरह काम करेगा जब आप बहुत छोटी छोटी पट्टियां लेंगे उस समय। अगर आप बड़ी पट्टियां लेंगे तब तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप बहुत पतली पतली पट्टियां ले रहे हैं तो इसका हर स्ट्रिप, हर पट्टी लगभग एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि आयत की तरह वो काम करेगी, और आयत का एरिया फाइंड आउट करना हमको आता है। क्या फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम हर पट्टी का एरिया आयत के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, और इसके बाद जितनी भी पट्टियां यहां बनी होंगी उन सबको हम क्या कर देंगे? सबके एरियाज जोड़ देंगे, तो पूरे इस कर्व के नीचे का एरिया निकल करके आ जाएगा। मान लेते हैं चौड़ाई पहली पट्टी की dx, दूसरी की भी dx, चौड़ाई तो सबकी dx है। ये मैं मान लेता हूं ये हाइट है, y एक्सिस की तरफ है, तो ये मैं मान लेता हूं जो पहली पट्टी है उसकी लेंथ है y1। इसी तरह दूसरी पट्टी की लेंथ y2 या हाइट आप कह सकते हैं, तीसरी की y3, इस तरीके से। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, पहली पट्टी का एरिया कितना होगा? अगर मैं इसको A1 मान लूं तो ये कितना आएगा? पहली पट्टी का एरिया। लंबाई कितनी है इसकी? ये वाली y1। चौड़ाई कितनी है? dx। तो एरिया कितना हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई y1 इंटू dx। नहीं समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप, A2 इज इक्वल टू, दूसरी पट्टी ये वाली, इसका एरिया बताइए। तो इसकी लेंथ कितनी हम मानी? y2, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ देखिए थोड़ी सी ज्यादा है, यहां तक है, देख रहे हैं ना आप, ये लेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो इसकी लेंथ हमने मान ली y2, और चौड़ाई कितनी?
तो मैंने बोला चौड़ाई हमने हर पट्टी की बराबर मानी है, कितनी, dx मानी है, dx। नेक्स्ट सिमिलरली एरिया ऑफ द थर्ड स्ट्रिप A3 इज इक्वल टू y3 इंटू dx। समझ गए होंगे अब आप, dx क्या है, y3 पट्टी की थर्ड पट्टी की चौड़ाई, और y3 थर्ड पट्टी की हाइट। ये चीज जो तीसरी पट्टी है उसकी ये लेंथ मान लें, हाइट मान लें, कुछ भी आप मान लें, और dx क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई से तीसरी पट्टी की एरिया आ जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ फोर्थ स्ट्रिप A4 इज इक्वल टू y4 इंटू dx। हम इसी तरह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 10वीं, 50वीं जितनी पट्टियां होंगी सबके एरिया हम फाइंड कर लेंगे। मान लिया कि यहां पर n स्ट्रिप्स हमने बनाई, तो एरिया ऑफ nth स्ट्रिप एरिया ऑफ nth स्ट्रिप an कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी yn इंटू dx। अब यहां जितनी पट्टियां बनेंगी इस तरीके की पतली पतली, इन सभी का एरिया हमने निकाल लिया, और अगर इन सभी के एरियाज को हम ऐड कर दें, उनको जोड़ देंगे, तो पूरा इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम यही करना चाहते हैं। इसको आप मत बनाइए, नहीं तो फिगर ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा और उस समय कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बस समझ लें कि इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रिप्स यहाँ पर बनी हुई हैं dx चौड़ाई की, और उन सब के एरिया निकाल के अब हम जोड़ेंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। देयरफॉर एरिया अंडर सिंपल कर्व, ये जो सिंपल कर्व आपने देखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके नीचे का एरिया कितना होगा, उसके लिए आपको मैंने बताया इन सभी एरियाज को आपको ऐड कर देना है, डॉट डॉट अप टू an, सबको आप ऐड कर देंगे। तो ये सब में इनकी वैल्यूज लिखो, y1 इंटू dx, y2 इंटू dx, y3 इंटू dx प्लस y4 इंटू dx प्लस डॉट डॉट yn इंटू dx। ठीक है, आप देख रहे होंगे सबसे dx कॉमन हो सकता है, तो हम सबसे dx कॉमन कर लेते हैं। ये इसमें आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डॉट डॉट, और लास्ट में yn, और यहां पर साथ में dx। ओके, अब ये जो चीज है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डॉट डॉट yn, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सबका योग है। हम चाहें तो इसको सिग्मा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको, आप ध्यान से देखिए। मान लेते हैं एरिया ऑफ सिंपल कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A। ठीक है, तो A विल बी इक्वल टू सिग्मा yi, वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू n। क्यों, 1 से लेकर n तक ही तो जाना है हमको, क्योंकि हमने n स्ट्रिप्स बनाई हैं। तो 1 से i की जगह 1 लिखोगे तो y1 आ जाएगा, सिग्मा लगाए प्लस लगाएंगे, i की जगह 2 लिखोगे तो y2 प्लस y3 प्लस y4 पूरा वही आ जाएगा, और साथ में यहां पर मैं लगा दूंगा dx। ऐसा, तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैथमेटिकली। ओके, अच्छा, लेकिन हमको तो इंटीग्रल्स के टर्म्स में इसको लाना है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसके टर्म्स में लाना है। तो ये जो कुछ हमने लिखा ये भी समेशन है, ये योग को व्यक्त करता है, और आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन का साइन भी तो एक प्रकार का समेशन ही होता है, वो भी योग को व्यक्त करता है। तो आपको मैं बताऊं, ये जो चीज आपने लिखी हुई है, इसी चीज को
हम एक दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं उसको अब आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of integrals। इस टर्म को हम इंटीग्रल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से, सभी बच्चे गौर से देखिए, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एरिया है बना रहेगा इज इक्वल टू, इसको मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ yi है तो y इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to n है ना। 1 to n का मतलब पहली पट्टी से लेकर लास्ट पट्टी तक, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखना। समेशन को मैंने इसके बजाय, सिग्मा के बजाय इंटीग्रेशन कर दिया। yi तो y की जगह पे मैंने y लिख दिया, dx की जगह पर हमने dx लिख दिया। अब ये 1 से लेकर n तक है। अब 1 to n का क्या मीनिंग है, पहली स्ट्रिप से लेकर के nth स्ट्रिप तक, पहली पट्टी से लेकर nवीं पट्टी तक आपको लेना है। तो यहां पर पट्टियों के नंबर लिखे गए हैं सिग्मा में, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो हम नंबर नहीं लिखेंगे उनका। हमने पट्टी को शुरू कहां से किया है, स्टार्ट कहां से किया है वो लेंगे, और अंत कहां से उसका हुआ है उस पॉइंट को हम लेंगे। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, इसकी जगह इंटीग्रेशन, ये y ये dx, yi एक जनरल टर्म है, हम इसको y लिख सकते हैं। अब 1 to n, पहली पट्टी से लेकर, पहली स्ट्रिप से लेकर लास्ट स्ट्रिप तक। तो इंटीग्रेशन में, सिग्मा में हम नंबर लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां जाके फिनिश हुई है वहां तक लिखेंगे। तो कहां से स्टार्ट हुई है, ये x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हुई है। देखो यहां से शुरू हुआ था ना एरिया, x इज इक्वल टू a से, और x इज इक्वल टू b पर जाकर एंड हो गया है इसका। तो हम जहां से शुरू हुआ दैट इज लोअर लिमिट, जहां पर जाके एंड हो गया दैट इज अपर लिमिट। सो a इज लोअर लिमिट, b इज अपर लिमिट, और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्मा की जगह पे कौन आ गया बताइए, इंटीग्रेशन का साइन। yi एक जनरल टर्म है y का, फंक्शन का, हमने y ले लिया, dx लिख दिया। 1 to n जो कि स्ट्रिप्स के नंबर लिखे थे, अब हमने ये देखना है कि पहली स्ट्रिप स्टार्ट कहां से हुई, x इज इक्वल टू a से, और लास्ट nth स्ट्रिप का फिनिश कहां से हुई, x इज इक्वल टू b पर। सो फ्रॉम a टू b हम उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरह से ये जो एक सिंपल कर्व हमारे पास था, विच इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, वी कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पर f ऑफ x, y की जगह पे f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई dx फ्रॉम a टू b। ये भी एक मेथड है, y की जगह पर f ऑफ x लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एरिया का फॉर्मूला आपका बनेगा, लेकिन ध्यान रहे कब, जब जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हैं उनकी चौड़ाई x एक्सिस पर है और dx ली गई है, उस समय आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y यूज करेंगे, फंक्शन y की वैल्यू यहां पर लिखेंगे y, उसके साथ इस एक जो स्ट्रिप बनाई है जनरल, उसकी चौड़ाई हम लिखेंगे,
और ये देखो ये जो स्ट्रिप्स हैं स्टार्ट कहां से हुई हैं, x इज इक्वल टू ए से, उसको लोअर लिमिट बना देंगे। जहां पर ये खत्म हो गई है x इज इक्वल टू बी, उसको अपर लिमिट हम बना देंगे। इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला बना, अब हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, सीधे सीधे अब हम सिंपल फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। यही हमारा कर्व था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसी हमने स्ट्रिप बनाई जिसमें x एक्सिस पर इसकी चौड़ाई आई, उसको हमने dx लिया। तो आपने अभी अभी डिराइव किया है, बताइए इस पूरे का एरिया का क्या फॉर्मूला बना, बता सकते हैं आप। एरिया अंडर दिस सिंपल कर्व, एरिया अंडर दिस सिंपल कर्व, कौन सा सिंपल कर्व है ये, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या आपने एरिया का फॉर्मूला लिया, इसके एरिया का फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स फ्रॉम a टू b, ठीक है। और इसी को हमने और कैसे लिखा, f ऑफ x डी एक्स फ्रॉम a टू b, याद रहेगा ना आपको, dx y के साथ में फ्रॉम a टू b। अब इसी का मुझे एक और आप बताइए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप मुझे बता सकते हैं। x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ओके, एंड नाउ द सिंपल कर्व इज लाइक दिस। ये हमारा सिंपल कर्व है। इस बार थोड़ा सा इसको और मैं नीचे कर लेता हूं। दिस इज आवर सिंपल कर्व। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसके नीचे का एरिया आपको फाइंड करना है, ऐसा। ये पॉइंट है y इज इक्वल टू ए, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर है। या आप a मत मानिए क्योंकि a और b मान चुके हैं, आप c और d मान लीजिए। ये y एक्सिस है एंड दिस पॉइंट इज y इज इक्वल टू d। अब बताइए आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इसके एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, इस कर्व को मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। आप देखें ये वाला कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का है, तो ये वाला कर्व x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टाइप का है। इसके एरिया को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रिप बनाएंगे उस पे। कैसे, क्या ये स्ट्रिप नीचे तरफ बनेगी या y एक्सिस की तरफ बनेगी, वेरी गुड, y एक्सिस की तरफ बनेगी। ऐसे ही हम एक स्ट्रिप बना लेते हैं। अब बताइए ये जो स्ट्रिप आपने बनाई इसकी चौड़ाई कितनी मानेंगे आप, हाँ क्योंकि y एक्सिस पे है ना, और ये y एक्सिस का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसकी चौड़ाई को dy हम लिख लेंगे। ये इसकी चौड़ाई आ गई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आप बताइए मुझे कि इसके एरिया को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये C से D तक है। नाउ एरिया अंडर दिस सिंपल कर्व, एरिया अंडर दिस सिंपल कर्व, और वो सिंपल कर्व क्या है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए क्या फॉर्मूला होगा। जब dx था तो उसके साथ आपने क्या लिखा था, y लिखा था ना। अब ये क्या है, dy, तो इसके साथ मुझे लेना है dy, x dy। लिमिट्स आपको क्या रखनी है बताइए। इस बार सारी स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे बनेंगी, 1 to nth स्ट्रिप शुरू कहां से हुई, C से, और एंड कहां पर हुआ, D से। तो फ्रॉम C to D, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ अंडर दिस सिंपल कर्व, and you can write it as
x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, f of y into dy from c to d. This is also the representation of area under this simple curve. आप बताइए क्या इसमें अभी आपको कोई प्रॉब्लम बची? तो जब भी कभी ऐसा कर्व आएगा, हाँ एक चीज मैं और बता दूं, अदरवाइज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता रहता है कभी कभी और उनको प्रॉब्लम भी होती है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक कर्व आपको ऐसा मिला, ऐसा कर्व मिला और ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह का कर्व मिला। उसमें दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू b। सबसे पहले इसमें मैं एक स्ट्रिप बनाऊंगा छोटी सी और उसकी चौड़ाई कितनी मानना चाहते हैं बताइए, dx या dy? x एक्सिस पे है तो dx, वेरी गुड। अब इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया कितना होगा बता सकते हैं? इनके एरिया आपने निकाले, अब उसके नीचे का एरिया बिल्कुल यही वाला लगेगा, है ना। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, चलिए पहले एरिया का फॉर्मूला नोट कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, dx तो लेना पड़ेगा और y dx फ्रॉम a टू b। तो बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता था, कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमने कर्व ऐसा बना दिया है, ऊपर की तरफ ऐसा उभरा हुआ कॉन्वेक्स टाइप का कर्व हमने बना दिया है। तो कभी जब भी कर्व ऐसा बन के आ जाता है तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है, आपने आकृति से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि कर्व और कर्व के नीचे का अगर एरिया फाइंड आउट करना है देन दिस फॉर्मूला विल बी सुइटेबल फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, तो ये तो हमने क्या सीखा, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स हमने सीखा। और आप याद रखें लिमिट्स कहां से लेनी है, स्ट्रिप कहां बनानी है, ये सारी चीजें बहुत याद रखें, क्वेश्चंस में इनका काम आएगा। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पहले मैं इसको और इसको भी आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे सारे काम ये वाले करेंगे आकर के, इन सब का यूज करेंगे, फिर आप सीखेंगे वन बाय वन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, अभी एरिया अंडर सिंपल कर्व्स में ही दो बातें और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ओके, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स में ही मैं दो बातें और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आप देखें, कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। कभी कभी इसमें इस तरीके का भी सिचुएशन आ सकती है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, नेगेटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्व आपको यहां पर मिल जाए, यहां नीचे एक्स एक्सिस के अपोजिट, इधर नीचे साइड में आपको मिल जाएगा। उस सिचुएशन पे आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू बी और ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और मैं आपको बताऊं क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे साइड पड़ता है, इसलिए हियर एफ एक्स विल बी लेस देन 0। यहां जो एफ एक्स होगा, जो फंक्शन होगा, ये 0 से छोटा आता है। 0 से छोटा means negative because this lies below the x axis, इसलिए fx 0 से छोटा या मैं इसको कहूं नेगेटिव वैल्यू इसकी होती है। ऐसी सिचुएशन पे अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूंगा? सारी प्रोसीजर वही,
एक स्ट्रिप बना लीजिए आप। जब स्ट्रिप बनाएंगे तो यहां उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई आपको लेनी पड़ेगी। क्या चौड़ाई लेंगे, dx या dy? dx, वेरी गुड, क्योंकि x एक्सिस पर है ये। ठीक है, अब इसके एरिया के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो यहां dx, और अभी अभी हम देख रहे थे dx के साथ ये y लेना है हमको, फ्रॉम A टू B, क्योंकि A से स्टार्ट हुआ B तक जा रहे हैं ये। तो प्रॉब्लम कहां पर है? अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी नई बात हो गई। प्रॉब्लम ये है बेटा, क्योंकि इस बार आपका जो fx इट इज लेस देन 0 और इट इज नेगेटिव, मींस y इज नेगेटिव। fx नेगेटिव मींस y नेगेटिव। अगर y नेगेटिव है, आपका फंक्शन नेगेटिव है, तो एरिया भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। अगर एरिया नेगेटिव आएगा तो एरिया तो हम नेगेटिव लेंगे नहीं, हम तो उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टेक एरिया एज नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। हम उसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं, हम संख्यात्मक मान लेना चाहते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने देखा ये एरिया का फॉर्मूला, अगर मैं कोई भी सिंपल फॉर्मूला ले लेता हूं, स्क्वायर का एरिया ले लो, साइड स्क्वायर। अब क्या कभी किसी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? एरिया का अगर मैं स्क्वायर का एरिया ले लेता हूं तो ये फॉर्मूला आता है साइड स्क्वायर। इसका मतलब एरिया साइड स्क्वायर के इक्वल है, और किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि इस सिचुएशन पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हमारा कर्व एक्स अक्ष के नीचे की तरफ होगा, बिलो एक्स एक्सिस होगा, उस सिचुएशन पे एरिया नेगेटिव आएगा ही। तो उस समय हम क्या करेंगे? हमको नेगेटिव लेना नहीं है, तो हम ऐसी सिचुएशन पे करेंगे ये कि हम एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। एट दैट सिचुएशन we should take the absolute value of area. Absolute value means निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान मीन्स आपका साइन नहीं लेना, नेगेटिव साइन नहीं लेना है आपको। तो कैसे लिखेंगे? उस समय हम इसको ऐसा लिखेंगे बेटा, इस तरह से मॉडुलस लगा लेंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा वहां से। ठीक है, तो उस वक्त हम एरिया को इस तरीके से फाइंड करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, कब ऐसा होगा? व्हेन अवर कर्व is below the x axis. Okay, it may be in fourth quadrant, it may be in third quadrant also. वो भी तो x axis से नीचे ही आएगा, वहां पर भी आप इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे क्या ले सकते हैं? f of x dx from a to b। अब y की जगह f of x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ठीक है, अच्छा। अब ऐसा भी एक सिचुएशन आ सकती है, और देखिए मैं और भी एक सिचुएशन से आपको वाकिफ करा देता हूं, आप इसको भी गौर से देखें। मैं इसको यहां बना लेता हूं ऐसे, एक्स एक्सिस है और आप थोड़ा सा इधर ही बना लें, इतने से ही हम काम चला सकते हैं। ये x, ये y है, इधर नेगेटिव y एक्सिस है, y डैश, यहां ये x डैश है। कोई कर्व हमको ऐसा मिला कि वो कर्व ऐसा था, ऐसा था वो कर्व। इस तरह का ये पॉइंट है, कुछ भी आप मान लो, 0 a और ये b, मीन्स एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0
at this point x is equal to a and at this point x is equal to b। हमने 0 से स्टार्ट किया, हो सकता है यहां से स्टार्ट हो रहा होता तो उस तरीके से ले लेते, और मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ जाए, इसका। अब आप कैसे फाइंड करेंगे? आप देख रहे हैं थोड़ा हिस्सा इसका एबव एक्स एक्सिस है और थोड़ा बिलो एक्स एक्सिस। अब ऐसी सिचुएशन पे आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है बेटा, आप दोनों में एक एक स्ट्रिप ऐसा बनाएंगे इस तरह से, इसको क्या लेंगे dx, ऐसा यहां पर भी आप बनाएंगे एक स्ट्रिप इस तरह से, इसको भी आप यहां क्या लेंगे dx। क्यों? क्योंकि है तो ये x एक्सिस पे ही। नहीं समझ आया? अच्छा, अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो ऐसी सिचुएशन पे एरिया, टोटल एरिया अंडर सिंपल कर्व, ये जो एक सिंपल कर्व है इसके अंदर का टोटल एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, हम इसका भी एरिया निकालेंगे। अब आप समझ सकते हैं इसका एरिया तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। फंक्शन हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वही वाला तो फंक्शन, वही वाला तो कर्व ये है भाई, ऐसे तो चला रहा है ना ये, तो y बराबर एफ एक्स यहां है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहां होगा। कर्व तो वही है, बदला तो नहीं ना कर्व। अब टोटल एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया तो पॉजिटिव आएगा, ये वाला एरिया कैसा होगा इसका? नेगेटिव होगा भाई, ये एक्स अक्ष के नीचे है ना, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। टोटल एरिया हमें तो फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया ले लेंगे A1 और इसका एरिया ले लेंगे A2, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लेकिन इसका एरिया कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मॉड्यूलस लगा लेंगे। वेरी गुड, इस तरह से हम इसका एरिया यूज करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, ये नेगेटिव था, मॉड्यूलस लगा के हमने इसको कैसा कर दिया? पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली हमने, निरपेक्ष मान ले लिया, अब वो भी पॉजिटिव हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे। अगर अब आप इनको लिखना चाहते हैं तो कैसा लिखेंगे बताइए? a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताइए क्या लिखें? A1 को हमको क्या लिखें बताओ हमको? y इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, वेरी गुड, प्लस मॉड्यूलस ऑफ, इसको क्या लिखा जाए? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स फ्रॉम, ये एरिया कहां से? यहां से स्टार्ट है और b तक है, सो फ्रॉम a टू b, दिस विल बी आवर आंसर। और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो ये आपका एरिया अंडर सिंपल कर्व्स के बारे में एक और जानकारी रही आपकी, ठीक है? तो अब हम चलते हैं और आगे, अब लेते हैं द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, ठीक है? ओके, सेकंड हम जो करने जा रहे हैं वो है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। इस बार जिस रीजन, जिस हिस्से का एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि एक कर्व और एक लाइन से बाउंडेड हो सकता है। अब कर्व और लाइन, यहां पर कर्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो कर्व बहुत सारे हो सकते हैं। आपका वैसे सिंपल कर्व से यूज होंगे यहां पर, जैसे सर्कल हो सकता है, आपका एलिप्स हो सकता है, आपका पैराबोला हो सकता है, इस तरीके से। तो हमें कौन कौन से, मैं यहां पर यह भी क्लियर कर दूं कि कौन कौन से कर्व और लाइन के बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। सो दीज कर्व्स मे बी पहला आपका सर्कल एंड लाइन हो सकती है। कर्व का मतलब है
सर्कल और लाइन हो सकती है, उसके बीच का एरिया आपको फाइंड करना पड़ सकता है। बी पार्ट पे कर्व सर्कल के बजाय पैराबोला भी हो सकता है, पैराबोला एंड लाइन हो सकती है, आपको उससे बाउंडेड एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। इलिप्स एंड लाइन हो सकती है। तो अ कर्व एंड अ लाइन, लाइन के साथ सर्कल भी कर्व में आ सकता है, कर्व में पैराबोला के साथ लाइन हो सकती है, कर्व में इलिप्स हो सकता है, उसके साथ भी लाइन हो सकती है। इस तरह से आपको एरियाज फाइंड करने पड़ सकते हैं। अब इनमें से मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, एक आपको उसका बेसिक मैं आपको समझाऊंगा और इसके बाद पूरा मेथड आपको करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इसका मैं फिगर बनाता हूं। सबसे पहले मैं यहीं पर फिगर बना देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मुझे दो चीजें बनानी है, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन आप ले सकते हैं। सर्कल और लाइन ले सकते हैं, पैराबोला लाइन ले सकते हैं, इलिप्स एंड लाइन आप ले सकते हैं, जो मर्जी आपको वो ले लीजिए। हम पैराबोला एंड लाइन आपको लेके दिखाते हैं, दैट इज वेरी सिंपल और उसी से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कि हमारे पास जो पैराबोला है वो ऐसा एक पैराबोला है, इस तरीके का, और इस पैराबोला की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कोई भी पैराबोला हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पूरे कर्व की इक्वेशन है ये। और एक लाइन भी होनी चाहिए, तो हमारे पास एक लाइन भी हम बना लेते हैं, चाहे जैसी आप बना लें लाइन। ऐसे हमने एक लाइन बना ली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने बना लिया यहां पे, ये स्ट्रेट लाइन है। सपोज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ध्यान रखें, ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लाइन की इक्वेशन है g ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू g ऑफ एक्स, ठीक। अब क्योंकि ये लाइन और कर्व आप फिगर में देखें दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर और यहां पर, इससे बाउंडेड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड लाइन। तो आप देखिए और बताइए मुझे कौन सा ऐसा हिस्सा है जो वक्र और रेखा से घिरा हुआ है। ध्यान से देखें, ये वक्र है और ये रेखा है, इन दोनों से घिरा हुआ रीजन कौन सा है? क्या ये हिस्सा दोनों से घिरा हुआ है? क्या इधर वाला हिस्सा घिरा है? क्या ये घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है? तो कौन सा हिस्सा घिरा हुआ है? आंसर है ये वाला हिस्सा घिरा हुआ है, ये वाला हिस्सा। और बेटा हमको इसी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप इसको? ध्यान से आप देखिए आप कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन इंटरसेक्शन जहां पर हैं वहां से हम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। यहां पर हमने ऐसा लंब डाल लिया, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है। ऐसा y एक्सिस में भी हो सकता है, मैं एक एक्सिस से आपको समझाऊंगा, इसके बाद आप बाकी का उसी तरीके से कर सकते हैं। अब हमको इसका केवल एरिया चाहिए बेटा, याद रखिएगा। अब हमको क्या करना है, ध्यान से सभी बच्चे देखें। मैं थोड़ी देर के लिए अब इसको इरेज कर देता हूं, बट आप याद रखें कि आपको किसका एरिया चाहिए। इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, ए, बी, सी, यहां पर आप डी रख सकते हैं और यहां पर ई नाम दे सकते हैं आप। इस पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया, एक पॉइंट मान लिया। अब करना क्या है, एरिया कैसे फाइंड करते थे याद करिए। एक स्ट्रिप बनाते हैं ना सबसे पहले हमको करना ये है, ध्यान से सभी बच्चे, सबसे पहले इस लाइन के
नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, लाइन के नीचे एक्स एक्सिस तक का। उसके लिए हमने ये स्ट्रिप बना दी यहां पे, ठीक। तो हम इस लाइन के नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया फाइंड कर लेंगे, ये पूरी लाइन और ये पूरा एरिया, इसमें ये पूरा सब इसमें आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कर्व आप देख रहे हैं, उसके बाद हम इस कर्व के नीचे एक्स अक्ष तक का एरिया फाइंड कर लेंगे, कर्व के नीचे। तो पहले आपने कितना फाइंड किया, पूरा लाइन के नीचे। मैं 1 मिनट के लिए यहां पर आपको करके दिखाता हूं। ऐसा हमारा फिगर बना हुआ है। हमने क्या किया कि पहले लाइन के नीचे पूरा एरिया निकाल लिया, लाइन के नीचे पूरा एरिया निकाला। कैसे निकाला, ऐसे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन या एरिया ऑफ कौन से हिस्से का चाहिए एरिया आपको, डी ई सी डी का एरिया चाहिए ना आपको तो ऊपर वाले का ही चाहिए ना, ये वाला बी ई सी बी। एरिया ऑफ फिगर बी ई सी बी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, लाइन से नीचे पूरे एक्स एक्सिस तक का एरिया निकाल लेना है, स्ट्रिप बना करके। वो आप अब करना जानते हैं। बताइए मैं इसको क्या लिखूं, आइडिया दे सकते हैं मुझे आप, क्या लिखना चाहिए। इसको एक काम कर लो, कर्व वाले को y1 मान लो, इसको y2 माने ले रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। अब मुझे बताइए, मुझे पूरी लाइन से नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया चाहिए, कैसे करें। इंटीग्रेशन ऑफ, स्ट्रिप हमने बना ली है dx चौड़ाई की, मुझे क्या लिखना चाहिए, dx तो आएगा y1 आएगा कि y2 आएगा, y2 या y1, नो y2, ओ सॉरी, हाँ y2, यू आर राइट, y2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि लाइन के नीचे मैं फाइंड करना चाहता हूं और लाइन के लिए y2 इक्वेशन है। वेरी गुड। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, y2 dx, और कहां से कहां तक, लिमिट्स देखिए, ये a से b तक ही तो है। आप देखिए, मैं a से b तक का ही तो लाइन के नीचे का एरिया फाइंड करना चाहता हूं। सो फ्रॉम a टू b, ऐसा करने से कितना एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा ऐसा करने से पूरा। अब ध्यान से देखना, अब मैं करना ये चाहता हूं, ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं सेट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इतना एरिया जब कर्व के नीचे का फाइंड करोगे तो कर्व के नीचे का यही हिस्सा तो है बेटा, आप देखिए कर्व के नीचे यही वाला हिस्सा तो आ रहा है, इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे वैसे स्ट्रिप वगैरह बना करके। कैसे आएगा बताइए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, स्ट्रिप इसकी कहां बनेगी, इसकी भी तो dx यहीं पर बनेगी एक्स एक्सिस पे, तो इसका एरिया कैसे, इसके लिए भी मुझे dx ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही इसकी भी पट्टी आ रही है, ठीक। अब यहां पर मैं क्या लिखूं, मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, एरिया अंडर द कर्व, वक्र के नीचे का एरिया मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो उसके लिए मुझे यहां क्या लेना चाहिए, y1 या y2, कर्व के नीचे का चाहिए ना, और कर्व के लिए जो इक्वेशन है उसमें y1 है कि y2 है, y1 है। तो इसके लिए मैं y1 ले लूंगा, कहां से कहां तक, तो कर्व कहां से कहां तक है, यहां से यहीं तक का तो चाहिए बेटा हमको, तो a से b तक का ही इसका भी चाहिए हमको, तो इसकी भी लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b होगी। अब हमको क्या करना है, क्या मुझे यहां प्लस करना है या मुझे माइनस करना है, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इतने का एरिया चाहिए। तो आप नीचे वाले को इसको क्या कर दो, हटा दो। ये देखिए, अगर आप ये निचला हिस्सा हटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा जो आपको चाहिए था। हटाने का मतलब क्या करना है, आपको घटा देना है, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरीके से एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन y2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, g ऑफ x dx फ्रॉम a टू b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x
dx फ्रॉम a टू b। आप चाहें तो, क्योंकि लिमिट्स दोनों की सेम है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहीं मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये बाउंडेड एरिया आपका कौन सा एरिया आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये एरिया किसका है, ये वाला, ये पूरा इसके नीचे का है। इसके बाद ये एरिया किसका है, ये कर्व के नीचे का एरिया है। तो जब आप पूरे इस एरिया में कर्व के नीचे का एरिया हटा देंगे, जैसे यहां पर हमने हटा दिया, तो केवल इसका एरिया निकल करके आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ फिगर BECB। उसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आपको यहां पर मिल जाएगा ऐसा करने से। अब आप बताइए मुझे, आपको समझ आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है इस पे? तो ये हमने इसका एरिया निकाल लिया। ऐसे ही यही बिल्कुल मेथड आपका रहा करेगा जब आप ये थर्ड पोर्शन आप करेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करने के लिए जब आप जाएंगे थर्ड पॉइंट पे, तो भी यही मेथड रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहले आप लाइन से पूरा नीचे के एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx फ्रॉम a टू b। फिर इस कर्व के नीचे का एरिया आप निकाल देंगे, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx फ्रॉम a टू b। फिर लाइन के नीचे पूरे एरिया में कर्व के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, अपने आप ये वाला हिस्सा बच जाएगा। बस इतना सा आपको करना है। अब इसके बाद हम सीखेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो हम चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पोर्शन है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इसको भी हम देख लेते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स को बिल्कुल उसी मेथड से करना है जैसे आपने इसको किया है। इसमें एक लाइन और एक कर्व था, इसमें उस लाइन की जगह पर भी कर्व हो जाएगा, तो दोनों के दोनों कर्व हो जाएंगे। और उस सिचुएशन पे आप उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा सेकेंड पोर्शन करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं एक फिगर बना देता हूं, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, और कोई भी दो कर्व आप मान लें, हमने मान लिया एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ऐसा। ठीक है, ये वाला जो कर्व है ऊपर वाला, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और जो ये ऐसा जा रहा है कर्व, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक, अब क्योंकि दो दो कर्व हैं, इनमें से आप किसी एक को y1 कर लो, किसी एक को y2 कर लो, आप अपनी सुविधा के लिए। हम मान लेते हैं कि इसको y1 कर दिया हमने और इसको y2 कर लें। किसी को भी आप y1 y2 मान सकते हैं, सब कोई डाउट में मत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब मुझे दोनों, देखिए, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दोनों कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए। इसका मतलब है मुझे ये वाला एरिया चाहिए, यही वो हिस्सा है जो दोनों कर्व के बीच में है। अब इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एक यहां पर है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है, दोनों से आप ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a, ये आपको फाइंड करने पड़ेंगे, याद रखिए। दूसरा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, दिस इज x इज इक्वल टू b। और मैं बता दूं, ऐसे कर्व ये ऐसा बना है, ऐसा भी हो सकता है, y एक्सिस की तरफ से भी हो सकता है, तब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो y एक्सिस के लिए होगा। अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेहद इजी है। इसको आप a b, इस पॉइंट को मैं c, इसको हम मान लेते हैं d, इसको आप E कर दीजिए और इसको आप F कर दीजिए। हमको जो एरिया चाहिए
वो क्या लेंगे, एरिया ऑफ, कितना एरिया चाहिए देखिए, बी सी डी ई बी, मुझे केवल इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ फिगर बी सी डी ई बी, समझ में आया, बी सी डी ई बी, इसका एरिया चाहिए। इसके लिए हमने करना क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, और अभी आपने सेकंड पढ़ा तो उससे आपको आइडिया भी होगा कुछ ना कुछ। क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि जो ये ऊपर वाला कर्व है, पहले इस ऊपर वाले कर्व से लेकर पूरा नीचे तक का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, उसके लिए हम एक पतली सी पट्टी यहां पर बना लेंगे, एक स्ट्रिप बना लेंगे, और ये स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसकी चौड़ाई हम कितनी मान लेंगे, dx मान लेंगे। ठीक है, तो हमको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखें। पहले हम पूरे ऊपर वाला जो कर्व आप ये देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, इसके नीचे एक्स अक्ष तक का पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे। इस हिस्से का क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, कौन सा हिस्सा है, बी सी डी एफ ए बी, बी सी डी एफ ए बी, एरिया ऑफ, इसका एरिया निकालेंगे, और जब ये पूरा ऊपर से यहां तक का आ जाएगा, फिर ये नीचे वाले कर्व से नीचे का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो वो एरिया कौन सा होगा, एरिया ऑफ फिगर बी ई डी एफ ए बी, बी ई डी एफ ए बी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरा इसका पूरा एरिया निकाल के ये नीचे, इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया जब हम माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। अब लिखना कैसे है जरा बताइए हमको, ये ऊपर वाले कर्व से नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया आप कैसे लिखेंगे, तो क्योंकि इसकी जो पट्टी की चौड़ाई वो dx पे आ रही है, इसलिए हम इसको लिखेंगे dx। dx के साथ मुझे y लिखना है। अब y में बताइए मैं y1 लिखूं कि y2 लिखूं, ये b c d f a b का एरिया है, कौन सा लिखूं, b c d f a b का एरिया है, b c d ये वाला कर्व ले रहे हैं ना, तो बताओ y1 लिखना है कि y2 लिखना है। भाई आप यही वाला कर्व तो ले रहे हो, इसके नीचे का एरिया ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो जब इस कर्व के नीचे का एरिया ले रहे हो तो y2 क्यों लिखेंगे आप तो y1 लिखेंगे, तो आप इसको y1 लिखेंगे। और लिमिट्स कहां से कहां तक हैं, तो यहां से और यहीं तक तो है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, a to b माइनस, नाउ एरिया ऑफ फिगर बी ई डी एफ ए बी, बी ई डी एफ ए बी, इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया कैसे आप निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी भी इसकी भी विड्थ dx पर ही पड़ेगी स्ट्रिप की, तो dx इसमें भी लेना है। इस बार y1 लें कि y2 लें, y2 लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे इस कर्व के नीचे का चाहिए, जिस कर्व के नीचे का चाहिए उसी का y यूज करना है, y2 कहां से कहां तक, तो बेटा ये भी तो यहां से यहीं तक है, केवल a से b तक है, a से b तक। आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b माइनस g ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट्स सब सेम है तो आप एक साथ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dx फ्रॉम a टू b, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि बीच में जब इसमें आया था तो इसमें मैंने लाइन के नीचे का एरिया इसी फॉर्मूले से निकाला था। तो अगर आपको ये कभी मन में आ जाए कि हम तो बात कर रहे हैं कर्व की, तो क्या लाइन के नीचे का एरिया भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? बेशक आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आपको उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। और इस तरह से ये तीनों हिस्से अब हमने इनका इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम सबसे पहले ये जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी 8.1,
उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, बेटा ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और इनकी जानकारी होने से ही आपको नहीं आएगी। समझ रहे हैं? ये सिर्फ इंटीग्रेशन की जानकारी और इनका बेसिक पता होने से, इनका इंट्रोडक्शन पता होने से ही आपको नहीं आएगा। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको कॉनिक सेक्शन भी आना चाहिए, लाइन, क्योंकि यहां पर जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले फिगर बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें डायरेक्ट फंक्शन और लिमिट्स हमको दी होंगी, उनमें हम नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। कॉनिक सेक्शन में आपने हर क्वेश्चन में फिगर बनाया था, यहां पर भी आपको हर क्वेश्चन में फिगर बनाना ही है। तो अगर आपको लाइन, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल इनको ड्रॉ करना नहीं आता होगा, इनको बनाना नहीं आएगा, तो फिर आप लिमिट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, और अगर लिमिट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको एक काम जरूर करना है कि इसके कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कॉनिक सेक्शन अच्छे से तैयार करना है। स्ट्रेट लाइन के साथ में कॉनिक सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके आप बैठे तो आप ये कर पाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास में इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे रिलेटेड 8.1 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।